नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन अफेयर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युतिकी के कुछ और क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आज मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। अगर आप इन लेक्चर्स को पूरा देख लेते हो तो करीब 95% तक क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में आराम से कर जाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है समय स्थिरांक मतलब टाइम कांस्टेंट और आरसी सर्किट। यहाँ पर समय स्थिरांक मतलब टॉर्क की बात हो रही है जिसे हम आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आरसी सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें कि प्रतिरोध और संधारित्र दोनों ऐड हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं आरसी सर्किट। ठीक है, ये धारा और ये भी। ओके, ये है आरसी सर्किट को उस समय के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। आपसे टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा है कि एक आरसी सर्किट में आर आप टॉर्क को उस समय के रूप में भी परिभाषित कर सकते हो जिसके दौरान चार्जिंग करंट अपने प्रारंभिक अधिकतम मूल्य के डैश प्रतिशत तक गिर जाता है। गिरावट को आपको बताना है कितना गिर जाता है। एक फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। फॉर्मूला था वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस टॉर्क बाई आरसी। ऐसा हम लिखते थे। ये समय स्थिरांक होता था, ये होता था आपका फाइनल, ये इनिशियल होता था और ये होता था आरसी प्रतिरोध और कैपेसिटेंस। ई होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। यहाँ पर आपसे बोला गया है टी इक्वल टू आरसी। ठीक है, आरसी बोला गया है। अब यहाँ पर आपको टी की जगह पे आरसी रखना है। आरसी इज इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू इंटू वन माइनस ई टू दी पावर टॉर्क की जगह पर रखना है आरसी। आरसी अपॉन आरसी पहले से ही था। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू आएगी वी नॉट इंटू वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वन। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 0.632 वी नॉट। मतलब कि जो वी आर सी है या वी टी जो दिए गए समय में 0.632 वी नॉट मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसे परसेंट में कंप्लीट बनाओगे मतलब 63.2 है, परसेंट हो जाता है। तो कितना गिर गया? शुरुआत में 100 था। ठीक है, उसमें से 63.2 गिर गया है मतलब आपके पास मिला है, इतना मिला है। तो आपके पास क्या बचा? 37, 36.8 अप्रोक्सीमेट 37 बचता है। तो कितना गिरा? 37% गिर गया। आपको मिला 63.2। इनिशियल वोल्टेज जो था वो था वी नॉट और फाइनल वोल्टेज समय स्थिरांक के बाद था वी टी। इनिशियल वोल्टेज का कितना परसेंट मिला? 63%। तो गिरावट कितनी हुई? 37। अगर मिला 63, 63 आपको मिल रही है कोई चीज तो उसमें गिरावट कितनी होगी? गिरावट होगी 37% की। ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्लीज ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूले बहुत अच्छे से देखना है इनको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता प्रभावित होती है प्लेट एरिया से, प्लेट सेपरेशन से, नेचर ऑफ डाइइलेक्ट्रिक से, नन ऑफ द अबव या इन सभी से। देखिए, संधारित्र का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इससे हम लिखते थे संधारित्र को। A क्या होता था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परावैद्युतांक। ठीक है, एप्सिलॉन। A होता था एरिया। ठीक है, प्लेट एरिया ये आपको बताया गया है। यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक एप्सिलॉन ये था एप्सिलॉन। ये आपको दिया गया है ए। यहाँ पर प्लेट सेपरेशन मतलब डी, बीच की डिस्टेंस डी। तो किस पर निर्भर करती है? इन तीनों पर निर्भर करती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन ई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र में दो होते हैं। दो क्या होते हैं एक संधारित्र में? संधारित्र कैसे बनता है आप सबको पता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, ये बीच में डाई इलेक्ट्रिक होता है। ये कैसा होता है? ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब विद्युत का कुचालक। इसको हम बोल सकते हैं कुचालक। ठीक है, और ये कैसे होते थे? ये जो प्लेट होती हैं कंडक्टर। कैसी होती है? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब विद्युत की सुचालक। ठीक है ना, याद है आपको? विद्युत की सुचालक होती थी। अब आपसे पूछा गया है कि संधारित्र में क्या होता है? सेरेमिक प्लेट एंड वन माइका डिस्क। इंसुलेटर सेपरेटेड बाई डाई इलेक्ट्रिक नहीं। सिल्वर कोटेड इंसुलेटर नहीं। अगर सिल्वर कोटेड हो जाएगा तो वो सिल्वर तो सुचालक होती है करंट की, है ना। अगला है कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ये है कंडक्टर। ये दोनों है कंडक्टर, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट कंडक्टर है यहाँ लिखा है। और बीच में क्या है? इंसुलेटर, जिसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल या पराविद्युतांक पदार्थ।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारगम्यता को व्यक्त किया जा सकता है। पारगम्यता मतलब परमिटिविटी। परमिटिविटी यहाँ पर आपसे एप्सिलॉन के बारे में पूछा जा रहा है। एप्सिलॉन आप बताइए क्या होता है? सापेक्ष एप्सिलॉन क्या होता है? निरपेक्ष एप्सिलॉन क्या होता है? आपको बताया था सापेक्ष का मतलब होता है E इज इक्वल टू, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, E अपॉन E नॉट, ये होता है सापेक्ष एप्सिलॉन। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है सापेक्ष एप्सिलॉन की यूनिट को आपसे पूछा जा रहा है, क्या होता है? फेराडे अपॉन स्क्वायर मीटर, फेराडे अपॉन मीटर, वेबर पर मीटर या वेबर अपॉन स्क्वायर मीटर। क्या होता है? ऑप्शन बी, फेराडे अपॉन मीटर। परमिटिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फेराडे अपॉन मीटर। ये कैसे होता है? मैंने आपको बताया था, सी इक्वल टू आपको लिखना था एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ठीक है। सी की इकाई क्या होती है? फेराड, फेराडे। ठीक है ना? इसके या फेराड भी इसे लिखते हैं। और एप्सिलॉन की आपको निकालनी है। एरिया को आप कैसे निकालोगे? एरिया एक प्लेट के रूप में होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या क्या हो जाएगा? लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ। तो एरिया के लिए मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और डी की होती है मीटर। ठीक है ना? मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पर एप्सिलॉन की इकाई क्या आ जाएगी? फेराड अपॉन मीटर। ऑप्शन बी। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की ढाकता हुआ शक्ति निर्भर करती है। ढाकता हुआ शक्ति का मतलब हो रहा है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एप्सिलॉन की ताकत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। किस पर निर्भर करती है? आपके ऑप्शन है, ए मॉइस्चराइजर पर, बी टेम्परेचर पर, सी थिकनेस पर, ऑल ऑफ दी अबव। सही आंसर क्या है? मैंने आपको पहले बताया, मैंने टेम्परेचर, थिकनेस और मॉइस्चराइजर तीनों को कवर किया है। क्या डिपेंड करती है? तीनों पर। देखिए कैसे होता है। एक मैंने आपको पढ़ाया था टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है? सेरेमिक कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर। ठीक है। सेरेमिक कैपेसिटर क्यों? क्योंकि लो लॉस की वजह से। ठीक है। दूसरा थिकनेस का मैंने आपको बताया था, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। डी होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर हम थिकनेस को डी बाई टू कर देते हैं, मान के चलिए, यहाँ पर ऐसा था, मैंने ये पहले लेक्चर में करवाया और कई बार करवा चुका हूँ। अगर पूरी डिस्टेंस को आप डी मानो, इतनी बस डिस्टेंस को आप डी बाई टू मानो। अब आप इसे और ज्यादा पतला कर देते हो अगर, तो पतला करने पर क्या होगा? बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था, अगर आप डी बाई टू कर दोगे तो धारिता टू डी टू सी हो जाती है ना? तो इस पर भी निर्भर करते हैं, मॉइस्चराइजर पर भी निर्भर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी विद्युत रोधी माध्यम पर ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाया जाए तो उसका क्या परिणाम होगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और आपको बताया गया था कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है या ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में आपको बताया गया था। ब्रेकडाउन वोल्टेज सबसे ज्यादा लो किस में होता है? ये होता है इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल में, इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल। ठीक है ना? इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल में होता है सबसे कम। ओके। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ब्रेक डाउन वोल्टेज से अधिक वोल्टेज लगाया जाए तो क्या होगा? अगर आप ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज लगा देते हो तो क्या परिणाम होगा? आपसे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, इट विल बिकम मैग्नेट, मतलब कि जो पदार्थ है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। दूसरा, पिघल जाएगा, मेल्ट मतलब पिघलना, पिघल जाएगा। तीसरा, इट विल गेट पंचर्ड और क्रैक्ड, मतलब कि टूट जाएगा, या मतलब कि कहना चाहिए डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब है चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब है पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है। और इसका मतलब है कि डैमेज हो जाएगा, मतलब कि नुकसान पहुंचेगा, नुकसान पहुंचेगा। और तीसरा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विल गेट चेंज, मतलब कि जो इसकी आणविक संरचना है, आणविक संरचना बदल जाएगी, बदल जाएगी। आपसे ये पूछा गया है क्या होगा? तो इसका सही आंसर है कि अगर आप ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज दे दोगे तो ऑब्वियसली क्रैक हो जाएगा। अगर आप किसी चीज में, अब इंसान ही है, अगर आप उसे ज्यादा खाना खिला दोगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, वो उल्टियां कर देगा। अगर आप टंकी में पानी को बहुत ज्यादा भर दोगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। और अगर आपने टंकी का ढक्कन बहुत तेजी से लगाया है तो नीचे से टंकी जो होल होता है वहां से पानी निकलने लगेगा, तो डैमेज हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस माध्यम में सबसे कम ढाकता हुआ ताकत है? सबसे कम ढाकता हुआ ताकत का मतलब ये होता है सबसे कम डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लीस्ट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब कि परावैद्युतांक क्षमता, परावैद्युतांक क्षमता सबसे कम इनमें से किसमें है? सबसे कम किसमें है इनमें से? इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सबकी परावैद्युतांक शक्ति पता होनी चाहिए कि कितनी होती है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ पैराफिन वैक्स की कितनी होती है 2.1 के आसपास, ठीक है? 2.1 से मान लीजिए 2.4 तक आप इसे ले सकते हैं, ठीक है? अगला को अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वार्ट्ज की कितनी होती है? क्वार्ट्ज की होती है 376। ग्लास की कितनी होती है? ग्लास की मैंने आपको बताई थी कि 9 होती है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी, जैसे आपसे बोल दिया 5 से 10 है, तो भी ये ग्लास में आ जाएगा, है ना? ऐसा आप मान के चलिए। अगर 9 को कवर कर रहा है तो वो मान लिया जाता है। एयर की कितनी होती है? एयर की 1 होती है। सबसे कम आपसे पूछा गया है, सबसे कम कौन-सी है यहाँ पर? आप बताइए, एयर, ठीक है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वोल्ट पर मीटर किसके समान है? वोल्ट पर मीटर यूनिट पूछी गई, इनमें से कौन सी यूनिट के समान है? आपके ऑप्शन है मीटर पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर मीटर या जूल पर कूलाम। आपको निकालना है। देखिए, वोल्ट क्या होता है, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, ठीक है? पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू ई इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है ना? यहाँ से आपको E का निकालना है, तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे वी बाई डी, और यहाँ से E इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्यू, ठीक है? आप चाहो तो इन्हें नाम दे दीजिए, समीकरण एक और समीकरण दो। अब एक और दो को, दोनों को आप बराबर कर दीजिए, तो वी बाई डी इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन क्यू, ठीक है? अब वी बाई डी आपसे पूछी गया है, वी का मतलब होता है वोल्ट, तो इसकी इकाई है वोल्ट, और डी की इकाई है मीटर, ठीक है? क्योंकि ये डिस्टेंस होती है मीटर। ये किसके बराबर है? ये बराबर है एफ। एफ मतलब क्या होता है? न्यूटन। एफ को न्यूटन से रिप्रेजेंट करना, और क्यू की इकाई क्या होती है? आवेश की, कूलाम, ठीक है? कूलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन ए, सॉरी बी, ऑप्शन बी, न्यूटन पर कूलाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वोल्ट के समान है। एक वोल्ट किसके समान होता है? आपको ये बताना है कि एक वोल्ट किसके समान होता है। देखिए, वोल्ट, अगर आपसे बोला जाए वोल्ट के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस की एक बार डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कोई आवेश है, इस आवेश को यहाँ पर ले जाने में किया गया कार्य, कितना आप कार्य कर रहे हो, वर्क डन, उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कोई आवेश मतलब इकाई आवेश, यूनिट चार्ज, ठीक है? यूनिट चार्ज को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर आप यहाँ पर देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है? मतलब कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू की इकाई क्या होती है? जूल, और चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलाम, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जूल पर कूलाम। किस में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो प्लेटों के बीच की धारिता बढ़ जाएगी। बीच की धारिता की बात की जा रही है। धारिता का फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। धारिता एप्सिलॉन के समानुपाती होती है, एरिया के समानुपाती होती है, और डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरह से आपसे क्या पूछा गया है? शॉर्टर प्लेट एरिया एंड हाई अप्लाइड वोल्टेज। देखो, अप्लाइड वोल्टेज तो सही है, जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे धारिता उतनी ज्यादा होगी, लेकिन क्या कम एरिया होना चाहिए? नहीं, एरिया के तो समानुपाती है, एरिया के समानुपाती है तो ज्यादा होना चाहिए। एप्सिलॉन भी ज्यादा होना चाहिए, एरिया भी ज्यादा होना चाहिए, और डिस्टेंस कम होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे। दूसरा है शॉर्टर प्लेट एरिया, गलत, एरिया ज्यादा होना चाहिए, पहले ही गलत हो गया ये। तीसरा है लार्ज प्लेट एरिया, सही है। लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, लॉन्गर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट आपसे बोल रहा है। क्या लॉन्गर डिस्टेंस चाहिए? बिल्कुल नहीं, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, डी छोटी होनी चाहिए, तो ये वाला पोर्शन इसका गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत है। चौथे में क्या बोला है गया है? लार्जर प्लेट एरिया, ठीक है, प्लेट एरिया ज्यादा।
और शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, बिल्कुल सही, शॉर्टर डिस्टेंस, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटेंस सी को प्रतिरोध आर के माध्यम से चार्ज किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रतिरोध, कल के लेक्चर में ये बात हुई थी कि कैपेसिटर अपने आप नहीं होता है, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आपको एक प्रतिरोध की जरूरत ही पड़ती है, प्रतिरोध के माध्यम से ही कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, बताया था मैंने आपको, है ना। और वो वाला क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो चार्ज हो जाता है, शॉर्ट सर्किट वाला क्वेश्चन था कल के लेक्चर में, उसे देख लेना, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक कैपेसिटेंस है सी, उसको आर प्रतिरोध के माध्यम से चार्ज किया जाता है, चार्जिंग सर्किट का समय स्थिरांक, मतलब यहाँ पर आपसे टॉर्क के बारे में पूछा जा रहा है। टॉर्क को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है आरसी, आरसी मतलब टोटल प्रतिरोध और टोटल धारिता, ये लिखना है। अगर यहाँ पर मान लीजिए दो प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध और दो प्रतिरोध, दोनों का मान है R1 R2, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इस R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 प्लस R2। अगर तीन है तो वैसे हो जाएगा। और अगर मान लीजिए पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक संधारित्र है, एक इस तरह का सर्किट है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया C, मान के चलिए, तो क्या होगा इसका समय स्थिरांक, वो होगा, देखिए पैरेलल में है तो पैरेलल में जो नेट आर होता है वो होता है R1/R+1/R1+1/R2, मतलब आर की वैल्यू हो जाएगी R1/R2 ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है, ये सीरीज का था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R1/R2 इस तरह से आपको याद रखना है, यहाँ पर सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए RC, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारिता के मान को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ब्रिज कौन सा है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रिज दिए गए हैं, आपको बहुत सारे ब्रिज वैसे भी पता होंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह बहुत फेमस है जो आपने सुना होगा, है ना। अब यहाँ पर आपको चार ब्रिज दिए हैं, आपको बताना है कि धारिता को मापने के लिए कौन सा ब्रिज इस्तेमाल किया जाता है, सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है आंसर सी, ठीक है ना। पहला आपको दिया था वीन्स, दूसरा व्हीटस्टोन, तीसरा सीरिंग और चौथा हे। तो आपको याद रखना है धारिता के लिए सीरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है, लेकिन बाकी भी आपको पता होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या है बाकी, ठीक है ना। आपसे पहले पूछा गया है वीन ब्रिज, वीन ब्रिज के द्वारा हम क्या मानते हैं, मापते हैं फ्रीक्वेंसी, याद रखना है, फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है। दूसरा है हमारे पास में व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा हम क्या नापते हैं, बताइए, आर प्रतिरोध। तीसरा आपके पास में है सीरिंग, सीरिंग के द्वारा हम क्या मापते हैं, कैपेसिटेंस मतलब धारिता। और चौथा है हेब्रिज, हेब्रिज के द्वारा हम किसे मानते हैं, हेब्रिज के द्वारा हम मापते हैं हम हाई क्यू कॉइल को, हाई क्यू कॉइल, क्यू कॉइल मतलब क्वालिटी, ठीक है ना, उसको मापते हैं। एक और आपने ब्रिज पढ़ा होगा जिसके लिए होता है मैक्सवेल ब्रिज, उसे हम बोलते हैं मैक्सवेल ब्रिज, अगर आपने पढ़ा हो तो मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा हम मापते हैं लो क्यू कॉइल्स को, क्यू फैक्टर की बात यहाँ पर हो रही है क्वालिटी की, है ना, लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी को मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ओम मीटर की रीडिंग तुरंत व्यवहारिक रूप से शून्य हो जाए, ओम मीटर की रीडिंग व्यवहारिक रूप से शून्य हो गई तो वहीं रहती है तो संधारित्र होता है, और वही रहती है तो संधारित्र मतलब शून्य हो गई, ये है। आपने प्रतिरोध यहाँ पर लगाया तो आपने ओम मीटर भी यहाँ पर लगाया प्रतिरोध मापने के लिए, ये ओम मीटर है, मीटर लगाया आपने, आपने इस प्रतिरोध को मापने की कोशिश की, आपने देखा कि जब आपने मापा तो व्यावहारिक रूप से ये शून्य हो गया और आगे भी ये शून्य ही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको बताना है कि संधारित्र में क्या होगा, क्या संधारित्र चार्ज होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, लॉसी होगा या सेटिस्फैक्टरी होगा। इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि संधारित्र कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, पहले हमने बताया कि कुछ ना कुछ प्रतिरोध होना चाहिए, अगर प्रतिरोध नहीं है तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान रेटिंग के निम्नलिखित कैपेसिटर में से किसका आयाम सबसे छोटा है। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी हम पहले कर चुके हैं। आपको बताना है कि आयाम किसका सबसे छोटा है। समान रेटिंग है, रेटिंग समान मतलब धारिता समान है इनकी। ओके, सी की वैल्यू एकदम इक्वल है सभी की। तो आपको बताना है आयाम किसका सबसे छोटा होगा, एल्यूमिनियम का होगा, माइका का होगा, सेरेमिक का होगा या पेपर का होगा। सही आंसर है सेरेमिक का, यहाँ पे कम का पूछा है। अगर ज्यादा का पूछा जाए तो कौन होगा, ज्यादा का अगर पूछा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल होगा ज्यादा के लिए। और कम का पूछा गया है सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा होगा सेरेमिक कैपेसिटर का, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर,
एक अनावेशित चालक को आवेशित चालक के पास रखा जाता है। ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए आपने ये है एक कंडक्टर है, ठीक है? कंडक्टर जो कि चार्ज्ड है, ठीक है ना? ये है चार्ज कंडक्टर और ये है डिस्चार्ज डिस्चार्ज लेकिन ये भी कंडक्टर आपने इसके पास ले गया, यहाँ पे सब पे प्लस है, ये चार्ज है क्योंकि, ठीक है? तो और जब आप एक डिस्चार्ज को इसके पास लेके आओगे तो इसमें ऑटोमेटिकली विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा किस वजह से होता है? प्रेरण की वजह से, इंडक्शन। ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही है, ऑप्शन बी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक की उपस्थिति बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? आपको बताना है, चार्ज ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैपेसिटी। फिर पिछले जैसा ही है, यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर डिस्चार्ज की बात की जा रही है, चार्ज है। अगर आप इसके पास में एक अनावेशित चालक लेके आते हो तो आपसे पूछा गया है कि क्या चेंज होंगे अनावेशित चालक लेके आने पर। आपके ऑप्शन है चार्ज ऑफ द चार्ज कंडक्टर, मतलब ये जो चार्ज कंडक्टर ये और भी ज्यादा चार्ज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर क्या बढ़ जाएगी? कैपेसिटी बढ़ेगी चार्ज कंडक्टर की? या फिर तीसरा पोटेंशियल ऑफ द चार्ज कंडक्टर बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके। जब आप एक आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक की उपस्थिति बढ़ जाती है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी इसलिए बढ़ जाएगी कि चार्ज इसमें भी तो हो रहा है प्रेरण की वजह से, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर कंडेंसर। आपसे पूछा गया है कि पेपर कंडेंसर है क्या? एक पोलराइज्ड कंडेंसर है या फिर ऐसा कंडेंसर है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है या फिर ऐसा कंडक्टर है, मतलब एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कंडेंसर है या फिर वेरिएबल। देखिए ऑलवेज पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीय। फिक्स वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, मान लीजिए 2 पिको फैराड है या 3 पिको फैराड है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसे बोलते हैं हम फिक्स वैल्यू कंडक्टर। तीसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का मतलब ये होता है दोनों जो होती हैं धातु की प्लेटें होती हैं और यहाँ पर हम जब एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर एनोड अगर होगी एक प्लेट और दूसरी होती है कैथोड, तो एनोड होता है पॉजिटिव। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, यही होता है इलेक्ट्रोलिटिक में कि ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या कहते हैं धारिता इकट्ठी होती है, आवेश इकट्ठा होता है। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या चौथा वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब कि जिसकी धारिता चेंज होती रहती है समय-समय पर, जैसे हम उसे चेंज करना चाहें। 2 अभी चाहिए 2 हो गई, 3 चाहिए 3 हो गई, 4 चाहिए 4 हो गई, इस तरह से इसे हम बोलते हैं। तो आपको बताना है पेपर कैपेसिटर क्या है? और 17वें का पेपर कैपेसिटर अगर देखा जाए तो एक फिक्स फिक्स वैल्यू होती है इसकी। अब इसकी वैल्यू फिक्स कितनी होती है आपको अगर ये पता हो और पता होना भी चाहिए तो पेपर कैपेसिटर की आपको याद रखना है वैल्यू होती है 1 नैनो फेरेट से लेकर 1 माइक्रो फेरेट तक। ये फिक्स वैल्यू है जो कैपेसिटर की होती है, पेपर कैपेसिटर की। आपको याद रखना है इस चीज को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अभ्रक कैपेसिटर को निम्नलिखित को छोड़कर सभी की विशेषता। आपको बताना है अभ्रक कैपेसिटर में कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से 3 ऑप्शन जो हैं वो प्रॉपर्टी हैं अभ्रक कैपेसिटर की, मतलब माइका कैपेसिटर की, संधारित्र की। और जो एक ऑप्शन है वो ऐसा है जो कि माइका संधारित्र की विशेषता नहीं है। आपको बताना है पहला स्टेबल ऑपरेशन, एक्यूरेट वैल्यू, लो लीकेज रिएक्टेंस या लो लॉसेस। आपको बताना है, ठीक है ना? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि जो अभ्रक संधारित्र होता है, अभ्रक संधारित्र के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं तो पहली बात तो ये कि ये वेरिएबल कैपेसिटेंस शो करता है। मेनली अगर देखा जाए तो अभ्रक संधारित्र जो होता है वो 22 पिको फैराड, इसके अलावा 47 पिको फैराड, इसके अलावा 100 पिको फैराड और इसके अलावा 470 पिको फैराड को इस्तेमाल करता है। ये अभ्रक कैपेसिटर की क्वालिटी होती है, ठीक है ना? लो लीकेज रिएक्टेंस, लो लॉसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में। ये स्टेबल हाई फ्रीक्वेंसी के लिए अभ्रक कैपेसिटर का उपयोग करते हैं जिस क्योंकि स्टेबल ऑपरेशन होता है। एक्यूरेट वैल्यू तो है ही, ये बता ही दिए, इन वैल्यू को मैक्सिमम यूज किया जाता है, एक वेरिएबल कैपेसिटर है। इसके अलावा लो लीकेज रिएक्टेंस या लो लॉसेस, तो लो लॉसेस इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी में इसलिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लॉसेस कम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संधारित्र पर 400 वोल्ट का विभव है, यहाँ पर आपको भी दिया हुआ है जिसकी प्लेटें
4 मिलीमीटर अलग होती हैं। 4 मिलीमीटर अलग होने का मतलब है कि यहाँ पर आपको डी दिया हुआ है। डी दिया है 4 मिलीमीटर, भी दिया है 400 वोल्ट और प्लेटों के बीच की डी दी है आपको 4 मिलीमीटर। ठीक है? आपसे पूछा गया है विद्युत क्षेत्र। एक फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसमें कौन सा लगना है, E इज इक्वल टू वी बाई डी। हमने ये फॉर्मूला पहले भी देखा है। आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा गया है, V की वैल्यू आपको लिखनी है 400 वोल्ट और यहाँ पर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे क्योंकि ऑप्शन मीटर में दिए हुए हैं। तो 4 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ का गुणा करते हैं। अब आप इसे अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 400 इंटू 10⁻³ अपॉन 4। इधर पे आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 100। आंसर क्या आया? 1 लाख वोल्ट पर मीटर या फिर 100 किलो वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 100 किलो वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन ए। ओके, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक अच्छे 0.05 माइक्रो फेरड कैपेसिटर के लिए ओम मीटर रीडिंग कितनी होगी? अब देखिए, ओम मीटर रीडिंग, यहाँ पर प्रतिरोध आपसे मापने की बात की जा रही है। आंसर क्या होगा? 0.05 माइक्रोमीटर है, बहुत कम। ठीक है ना? अब यहाँ से कम है, इसी से आपको आंसर पता चल जाना चाहिए। आपके ऑप्शन है क्षण भर के लिए कम प्रतिरोध दिखाएगा और फिर बहुत उच्च प्रतिरोध पर लौट आएगा। कुछ बत्ती जल रही है आप लोगों की? अगला है क्षण भर के लिए उच्च प्रतिरोध दिखाएगा और फिर बहुत कम प्रतिरोध पर लौट आएगा। नहीं। तेजी से लगभग 50 ओम तक जाए और वहीं रहे। नहीं। बिल्कुल भी हिलना नहीं। नहीं, या मतलब बिल्कुल भी प्रतिरोध जो संधारित्र है वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, सही आंसर है कुछ कम प्रतिरोध दिखाएगा। ठीक है ना? कुछ कम प्रतिरोध दिखाएगा और बहुत उच्च प्रतिरोध पर लौट जाएगा थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए प्रतिरोध ओमीटर रीडिंग होनी चाहिए। थोड़े टाइम के लिए कम दिखाएगा लेकिन बाद में बहुत उच्च तेजी से लौट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे आप अच्छे से याद करना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और आते भी हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर के लिए ओम मीटर रीडिंग होती है, अभी हमने पढ़ा, जस्ट जस्ट हमने अभी पढ़ा है, शॉर्ट सर्किट के लिए कितनी होती है? 0। ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको करेक्ट बताना है। पहला क्या है? माइका कैपेसिटर आर अवेलेबल इन कंडक्टेंस वैल्यू ऑफ 5 टू 20। ये माइक्रोफेराड लिखा हुआ है ना, माइक्रोफेराड। आपसे पूछा, आपको पहला ऑप्शन बताया गया है कि जो अभ्रक संधारित्र होता है उसकी वैल्यू 5 से 20 माइक्रोफेराड के बीच में होती है। क्या ये सही है? नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी माइका के लिए बता दिया था कितना होता है, 20 होता है, 47 होता है और फिर 400 कुछ होता है। मैंने आपको ये बताया था 470, एक 100 बताया था, है ना, 100। हाँ, 100 पिको फैरड बताया था। ये सब पिको फैरड में थे और यहाँ तो आप माइक्रो में पहुंच गए, बहुत ज्यादा। तो ये गलत है। अगला देखते हैं। यर कैपेसिटर हैव अ ब्लैक बैंड टू इंडिकेट द आउटसाइड फॉइल। मतलब उन्होंने कहा है कि जो यर कैपेसिटर होता है उसमें एक ब्लैक कलर की परत होती है, एक लेयर होती है ब्लैक कलर की, जो कि इंडिकेट करती है आउटसाइड फॉइल को। मतलब मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पर अगर ब्लैक कलर है तो ये इंडिकेट करेगी कि ये बाहरी भाग है, आउटसाइड है ये। आउटसाइड फॉइल मतलब बाहरी भाग है जिस परत पर ब्लैक होती है। क्या इसके बारे में हमने पहले बात की है? नहीं की है। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेक्चर में की थी। नहीं होती है, ये गलत है। तीसरा, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर मस्ट बी करेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी। और चौथा, सेरेमिक कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी। देखो, सेरेमिक कैपेसिटर है वो कोई पोलराइज्ड कैपेसिटर नहीं होता है, इसलिए पोलैरिटी का कोई रोल नहीं है सेरेमिक कैपेसिटर में। पर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर एक पोलराइज्ड कैपेसिटर है, इसलिए पोलैरिटी का रोल है। इसे तो आपको करेक्ट पोलैरिटी में कनेक्ट करना ही होगा वरना वर्क नहीं करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च आवृत्ति सर्किट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटर पसंद किया जाता है? उच्च आवृत्ति के लिए हम पहले बात कर चुके हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए, हाई वोल्टेज के लिए, हम इन सब चीजों के लिए बात कर चुके हैं और मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको पढ़ना है। ठीक है ना? हाई वोल्टेज के लिए भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका सही आंसर होगा उच्च आवृत्ति। और अभी अभी भी मैंने बताया है, ऑप्शन सी, माइका कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है लो ब्रेकडाउन के लिए, लो सॉरी ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर उच्च आवृत्ति मतलब माइका कैपेसिटर का आप उपयोग करोगे। 23वें का ऑप्शन आ गया सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24,
एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आमतौर पर प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर से आप क्या हासिल करते हैं? इसका एम क्या है आपसे ये पूछा गया है। लो कैपेसिटेंस, फिक्स कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस या लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब कि बहुत कम धारिता। दूसरा है फिक्स, फिक्स मतलब स्थिर, स्थिर धारिता। तीसरा है वेरिएबल मतलब अस्थिर, परिवर्ती बोल सकते हो, अस्थिर या परिवर्ती धारिता। और फिर इसके बाद में है लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब बहुत अधिक धारिता पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। आपसे ये पूछा गया है सही क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मतलब बहुत अधिक धारिता। ठीक है, आपको ये याद रखना है। जहां बहुत ज्यादा कैपेसिटेंस की जरूरत होती है वहां पर आप इस्तेमाल करोगे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का। इस तरह ये प्रॉपर्टी है अलग अलग कैपेसिटर की। अगर उन्होंने बोला है बहुत अधिक धारिता या बहुत अधिक कैपेसिटेंस चाहिए और आपको चार कैपेसिटर के नाम दे दिए, एल्यूमिनियम कैपेसिटर का आपको नाम दे दिया, माइका, ग्लास ईयर, उसके साथ में इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का भी नाम दे दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की क्वालिटी है कि लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आपको चाहिए, बहुत अधिक धारिता की जहां जरूरत हो वहां इलेक्ट्रोलिटिक मतलब कि इलेक्ट्रोलिटिक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युतीय संधारित्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीनरी से स्थैतिक बिजली हटाने के लिए, मशीनरी से स्थैतिक बिजली हटाने के लिए आप क्या करोगे? ये बहुत आसान चीज है, पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इंसुलेटेड कैबिन का निर्माण करोगे। मशीनरी को इंसुलेटेड करें, बिल्कुल नहीं। ये चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है इतनी। ढांचे को ग्राउंड करें या परिवेश को आर्द्र करें। क्या परिवेश को आर्द्र कर लोगे आप? करने के लिए तो आप साइंस इतनी डेवलप है कि आप ये सब कुछ आप कर सकते हो। लेकिन हमें ऐसा काम करना है जिससे कि सहूलियत ज्यादा से ज्यादा हो, तो आप क्या करोगे? ढांचे को ग्राउंड कर दोगे। जब आप इस ढांचे को ग्राउंड कर दोगे तो जो भी स्थितिज बिजली है वो ऑलरेडी ग्राउंड में मतलब धरती में चली जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। कल और क्वेश्चंस करेंगे और कल एक दो दिन में स्थिर वैद्युतिकी के हम सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। हो सकता है कल की क्लास में ही हम कुछ क्वेश्चन करें और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बता दूंगा, तो आप उन्हें अच्छे से कर लेना। करीब 95% क्वेश्चंस आपके इन्हीं लेक्चर्स में से आने हैं। जिस दिन पेपर होगा आप उस दिन देख लेना। अगर ये नहीं पढ़ोगे ना तो रियल में बता रहा हूँ काफी चूक जाओगे आप। ओके, अदर जगह से पढ़ोगे लेकिन यहाँ पर इकट्ठा जो चीज़ें मिल रही हैं वो दूसरी जगहों पर नहीं मिलेंगी आपको। चलिए, तो कल मिलते हैं और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए, वहाँ पर इस क्लास की पीडीएफ डलती रहती हैं और क्लास की लिंक भी टेलीग्राम चैनल पर डली हुई होती हैं। तो कल फिर से मिलते हैं और थैंक यू सो मच कि आपने लेक्चर पूरा देखा।